नमस्कार दर्शक मित्रों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा के आपके यूट्यूब चैनल में मैं केवल जेठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहेवियर फाइनेंस हमारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट करता है। आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हैं या नहीं हैं, उससे मतलब नहीं है। ये वीडियो सभी के सभी लोगों के लिए है। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे तकरीबन 35,000 डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन में हम कई प्रकार के बायसेस को फेस करते हैं। तो उनमें से एक बायस के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पैसों की वैल्यू अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बदल सकती है। मे बी आप अग्री नहीं करेंगे, बट ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली मेरे साथ अग्री करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा दोस्तों आप सभी से, वीडियो को ध्यान से देखिए और हर एक जो आपके मित्र हैं, परिवार में व्यक्ति हैं, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए फ्री है, बट उससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पैसों की वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में बदल जाती है। दोस्तों, मेरे हाथ में ये 500 रुपये हैं। दोस्तों, आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, इस 500 रुपये का परचेसिंग पावर 500 रुपये ही है। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दूसरा टॉपिक है। बट अगर मुझे ये 500 रुपये आज खर्चने हैं तो इसका परचेसिंग पावर 500 रुपये है। बट दोस्तों, हमारे जहन में ये 500 रुपये की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बदल सकती है। 3 सिनेरियो में आपके सामने रखूंगा और ये तीनों के तीनों सिनेरियो में ये 500 रुपये की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और ये ही हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, सपोज आप कहीं पे जा रहे हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं या मे बी आप गार्डन में जा रहे हैं और वहां पे आपको ये 500 रुपये मिलते हैं और आप उसको उठा लेते हैं। तो ये दोस्तों पहला सिनारियो हुआ जहां पे आपको 500 रुपये मिले, जिसके लिए आपने कुछ भी काम नहीं किया। दूसरा सिनारियो है कि यहां पे आप, क्योंकि करंटली टैक्स सीजन भी चल रहा है, आपने अपना इनकम टैक्स फाइल किया और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आपको 500 रुपये रिफंड में आ गए। पैसे आपके ही थे, आपने टैक्स पे किया था, बट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको रिफंड आने वाला है, बट आपको 500 रुपये रिफंड में आए। तो ये दूसरा सिनारियो है। तीसरा सिनारियो है कि जहां पे आपको पहली तारीख को सैलरी मिली और उसी सैलरी का ये भाग है जिसको आपने एटीएम से निकाला है 500 रुपये। तो दोस्तों, ये तीनों के तीनों केस में अब ये जो 500 रुपये की वैल्यू है वो बदल गई है आपके जहन में, और इसे हम कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग, यहाँ पे इकोनॉमिक की भाषा में। दोस्तों, जो हमारा जहन है, हमारा दिमाग है, वो पैसों को अलग अलग तरीके से देखता है। पहले केस में जब हम गार्डन में जा रहे थे और हमें वो 500 रुपये मिले, तो वो 500 रुपये आपके जहन में फ्री मनी हो गया और मे बी आप उसी समय पे अपने दोस्त को कॉल करते हैं और कहते हैं चल मूवी देखने जाते हैं। तो क्योंकि वो 500 रुपये आपको बाहर से मिले हुए हैं, उसके लिए आपने कुछ भी काम नहीं किया है, तो उसको आप वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं जो आप एक्चुअल में, अगर कहीं पे आपने मेहनत से वो पैसे कमाए होते तो मे बी आप मूवी देखने नहीं जाते अपने दोस्त के साथ। दूसरे केस में डेफिनेटली वो आपका ही पैसा था, बट वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपको वापस मिलने वाला है। और वो अगर आपको वापस मिलता है तो उसको भी मे बी आप कुछ अलग तरीके से स्पेंड करेंगे। उसके लिए भी आपके पास कुछ प्लान नहीं था कि उसको आपको कहाँ स्पेंड करना है। तीसरा जो हमारा केस है, जहाँ पे जो 500 रुपये आपने एटीएम से निकाले हैं, वो मे बी आपने किसी काम के लिए निकाले हैं। जो पैसे हम कमाते हैं उसके लिए हमारे जहन में ऑलरेडी एक बजट बना हुआ होता है कि हमें ये पता है कि हमारे पूरे महीने का क्या क्या खर्चा है और कहाँ का मुझे स्पेंड करना है, कहाँ का मुझे निवेश करना है। तो वो 500 रुपये आप सोच समझ के ही जहाँ पे आपको खर्चा करना है वहीं पे आप खर्चा करेंगे। दोस्तों, तीनों के तीनों केस में इस 500 रुपये का परचेसिंग पावर तो सेम ही था, बट हम कैसे इस 500 रुपये को वैल्यू कर रहे हैं, कैसे इसको हम देख रहे हैं, वो बदल जाता है तीनों के तीनों केस में। और इससे ही मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। और मेंटल अकाउंटिंग दोस्तों कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक का। ये तकरीबन अगर आप देखें, एक इकोनॉमिक्स थे रिचर्ड थैलर, उन्होंने ये कॉइन किया है टर्म। पहले भी था, डेफिनेटली सालों से चलता रहा है, क्योंकि जब से ह्यूमन है उनके साथ बायस भी चलते रहते हैं। पर ये जो टर्म है मेंटल अकाउंटिंग, उसको रिचर्ड थैलर नाम के इकोनॉमिक्स ने कॉइन किया हुआ है। दोस्तों, एक दूसरा एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ पाए। उसके बाद हमारे दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों इसी केस को हम एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको एक शूज खरीदना है, आपको नाइकी के शूज पसंद आ गए और आपको वो शूज खरीदने हैं। शूज का भाव है तकरीबन 3,000 रुपये। आप रिटेल स्टोर में पूछते हैं 3,000 रुपये। आपके दोस्त ने भी यही शूज खरीदे हैं, आप उसको वो फोटो भेजते हैं और आपका दोस्त आपको बोलता है कि मैंने इस स्टोर से खरीदा है जो दूसरी सिटी में है, मे बी आपके सिटी के पास की ही सिटी है, बट वहां से उसको वही शूज डिस्काउंट पे मिले हैं और अभी भी वो डिस्काउंट चल रहा है। 3,000 के शूज उस सिटी में 2,000 रुपये में मिल रहे हैं। तो दोस्तों मे बी आप उस सिटी में ट्रैवल करके भी वो शूज खरीद लेंगे। अब दूसरे सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको एक बाइक खरीदनी है, आपको सपोज रॉयल एनफील्ड की बाइक पसंद आ गई और आपको वो बाइक खरीदनी है और आप अपने सिटी में डीलर है उससे पूछते हैं बाइक का भाव और वो कहता है 1.5 लाख रुपये। आपको ऑलरेडी पता है उतने आसपास ही बाइक का भाव आएगा, आपके पास पैसे भी अरेंज हो चुके हैं। दोस्तों अब आप अपने दोस्त को वो बाइक के बारे में पूछते हैं और वही दोस्त आपको बताता है कि मेरे सिटी में ये बाइक आपको 1,49,000 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे शायद आप 1,000 रुपये बचाने नहीं जाएंगे। दोस्तों दोनों के दोनों केस में, पहले केस में जब हम शूज़ खरीदे थे 3,000 का शूज़ आपको 2,000 में मिल रहा था, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर 2,000 का शूज़ खरीदने पसंद करेंगे। अगर उनको थोड़ा बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़े तो भी वो करेंगे। कई सारे ऐसे स्टडी भी हुए हैं जो ये दर्शाते हैं। और दूसरे केस में जब आप बाइक खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए 1,000 रुपये सेव करना इतना मेंटली मायने नहीं रखता है। दोस्तों दोनों के दोनों केस में जो आप 1,000 रुपये सेव करेंगे उसका परचेसिंग पावर सेम है, बट यहाँ पे एनवायरमेंट पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। पहले केस में जब आप 3,000 का शूज 2,000 में खरीदते हैं तो वहाँ पे जो आप बचा रहे हैं उसकी वैल्यू एक ज़्यादा आपको दिखती है। और दूसरे केस में जब आप 1.5 लाख की बाइक खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप 1,000 रुपये बचाएं न बचाएं उससे आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों ये भी एक प्रकार का मेंटल अकाउंटिंग ही है। हम जो हमारा सेविंग है वो किस पे आप सेविंग कर रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं। 10 रुपये की चीज़ पे अगर आप 2 रुपये बचा पाएँ तो वो आपके लिए बड़ी चीज़ है, बट अगर आप 500 रुपये की चीज़ पे 2 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको इतना इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा, आप वो करने भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों मेंटल अकाउंटिंग यही होता है, जो हमारा परचेस है उस पर वो डिपेंड करता है कि क्या आपका सेविंग आपके लिए मायने रखता है या नहीं रखता। जब हम कोई बड़ी चीज़ परचेस करने जाते हैं तो छोटा छोटा सेविंग हम ज़्यादा मायने नहीं देते हैं। और दोस्तों यही मेंटल अकाउंटिंग है जो हमें समझना है और इससे हमें पार पाना है। हर एक पैसा जो आप बचा पा रहे हैं उसको आपको सेम तरीके से देखना है। 1,000 रुपये दोनों के दोनों केस में सेम ही आपका सेविंग है तो उसको आपको सेम ही ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों तो ये हुआ मेंटल अकाउंटिंग। हमने 2 एग्जाम्पल देखे जिसके माध्यम से आपको समझना चाहिए कि मेंटल अकाउंटिंग के कारण कई प्रकार के हम डिसीजन लेते हैं जहाँ पे हम पैसों का जो वैल्यू है वो अलग अलग प्रकार से आंकते हैं। जहाँ पे हमारा सिचुएशन है उसके हिसाब से हम उस पैसों को आंकते हैं। दोस्तों यही होता है जब हम बड़ा परचेस करते हैं तब हम छोटा सेविंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर आप कोई रिटेल स्टोर में जाएंगे, एक टी शर्ट खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आप बार्गेन करेंगे। बट अगर आप कोई बड़ा टीवी खरीदने जाएंगे, बड़ी कार खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे में भी आप बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी पैसा जो आप बचा रहे हैं वो तो सेम है, बट कहाँ से कैसे आप उसको बचा सकते हैं वो सिनारियो चेंज हो रहा है। जैसे हमारा सिनारियो चेंज होता है तो हमारा मेंटल अकाउंटिंग भी चेंज होता है। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। ये डेली लाइफ में हम फेस करते हैं बट इसको हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। बट दोस्तों इसको रियलाइज़ करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक दूसरा भी यहाँ पे मार्केट में एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, लूप होल लोगों ने ढूंढा है जो इस बिजनेस में काम करते हैं, वो है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों मे भी आपके पास भी क्रेडिट कार्ड रहेगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड से लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ये स्टडी हुआ है और प्रूवन है। आप माने ना माने वो अलग बात है। मे बी आपके केस में वो डिफरेंट हो सकता है, आप बहुत ही डिसिप्लिन हो तो मे बी आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा स्पेंड ना करें। बट ज़्यादातर केस में जो लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं वो ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं और ये भी एक मेंटल बायसिस है। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको भी अगर आप देखें, कई सारे रिसर्चर ने इस पे काम किया और यहाँ पे एक टर्म उन्होंने कॉइन किया, इसे कहते हैं पेमेंट डीकपलिंग, जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कार्ड परचेस आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक परचेस है। यहाँ पे आप अपना एक्चुअल पैसा जो आपने
कमाया हुआ है उसको आप गिन के वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पेमेंट को क्रेडिट कार्ड कंपनी ने डीकपल कर दिया आपके परचेस से। तो वहाँ पे जब आप परचेस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली आप पेमेंट करेंगे महीने के बाद क्रेडिट कार्ड का, जब परचेस आप कर रहे हैं तब वहाँ पे पेमेंट को हटा दिया गया। वो एक इलेक्ट्रॉनिक परचेस है, उसको आप ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ हम एक महीने के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से। सोचिए कि आप यही मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैश से कर रहे हैं, तो हर एक कैश ट्रांजेक्शन में थोड़ा बहुत हमें दुख होता है। जब हम पैसे कमाते हैं और उसको हम स्पेंड करते हैं तो थोड़ा पिच होता है, जो व्यक्ति पैसे कमाते हैं वो जानते हैं। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते रहेंगे तो आपको जो लास्ट पेमेंट है क्रेडिट कार्ड का वो एक ही बार करना है, जिसके सामने अगर आप यही ट्रांजेक्शन हर बार करेंगे कैश से तो आपको हर बार वो, अगर आप देखिए, ट्रांजेक्शन करना है, पेमेंट करनी है। तो ये भी जो पेन है उसको कम कर देता है। सिंगल पेमेंट में आपका पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड का जो आपने परचेस किया है वो आप कंप्लीट कर देते हैं। तो वो भी एक प्रकार का मेंटल बायस क्रिएट किया गया है, जिसके कारण लोग ज़्यादा स्पेंड करें क्रेडिट कार्ड से। और ये प्रूवन थियरी भी है कि लोग क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये मेंटल अकाउंटिंग बायस है, इसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा किसी व्यक्ति को बड़ी लॉटरी लग गई, या फिर आपके केस में आपको बड़ा बोनस मिल गया दिवाली पे, या फिर आपने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया तो वहाँ पे आपको बोनस मिल गया। तो दोस्तों, ये जो बोनस आता है या विंडफॉल गेन जिसे हम कहते हैं कि आपको लॉटरी लग गई, तो जनरली केस में देखा गया है जिन लोगों को लॉटरी लगती है वो रेकलेसली वो पैसे स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल बायस है कि वो पैसे एक्चुअली उन्होंने हार्ड वर्क करके नहीं कमाए हैं। तो उन पैसों को वो दूसरी तरीके से देख रहे हैं। अगर आप 10 लाख रुपए हार्ड वर्क करके कमाते हैं और 10 लाख रुपए आपको लॉटरी से मिलते हैं, तो ये दोनों के दोनों केस में उस 10 लाख का जो एक मेंटल हमारे अकाउंट में रहता है वैल्यू, वो बदल जाता है। और इसलिए हमने कई बार सुना होगा कि लॉटरी जीतने वाले लोग फिर से ब्रोक हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसों को उस तरीके से नहीं देखते हैं जिस तरीके से उनको देखना चाहिए। हर एक पैसों के साथ किस सिचुएशन में वो पैसे आप कमा रहे हैं वो साथ में आता है, और इससे ही मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं, मेंटल बायस कहते हैं। और आपको ये कोशिश करनी है कि पैसों को पैसा समझिए, कैसे भी आपने कमाया है बट उसको आप पैसा ही समझिए। 500 रुपये मतलब 500 रुपये हैं, वो आपको ज़मीन पे से मिले हैं, टैक्स रिफंड में मिले हैं, या फिर आपने कमाए वो 500 रुपये हैं, और उसको 500 रुपये की तरह ही सोचिए। मे बी अगर आपको विंडफॉल गेन होता है, मे बी अगर आपको बोनस मिलता है, तो आपको उसको कैसे टैकल करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज आपको कोई विंडफॉल गेन मिलता है, जनरली हमारे जो व्यूअर हैं वो लॉटरी में शायद नहीं काम कर रहे होंगे, बट मे बी आप काम कर रहे हैं आईटी कंपनी में या कोई और कंपनी में, आपको दिवाली का बोनस में भी मिलता रहता है, और जनरली उसको हम स्पेंड कर देते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलते हैं उसको आप एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए, और फिर तकरीबन 2-3 महीने तक वहाँ पे रहने दीजिए। तो उसके बाद ये जो मेंटल बायस था वो मे भी निकल जाता है। ये भी एक प्रूवन थियरी है कि अगर आप अपने परचेस को थोड़ा पीछे कर देंगे तो आप थोड़ा उसको वाइजली स्पेंड कर पाएंगे। जो आपने पैसे आपको विंडफॉल गेन से मिले हुए हैं उसको आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए, 2 महीने तक वहाँ पे रखिए। उसके बाद फिर सोचिए कि आपको क्या करना है। पॉसिबल हो तो उसको आप निवेश कीजिए, ना कि उसको आप स्पेंड कीजिए। आपको जो चीज़ उससे खरीदनी थी वो आप अपना जो एक्चुअल आपने पैसा कमाया है उससे खरीदने की कोशिश कीजिए, और वहाँ पे फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए तो आपके लिए एक अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, मेंटल अकाउंटिंग, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। शेयर मार्केट में भी ये होता है। शेयर मार्केट में अगर आप देखें, कई सारे हमारे व्यूअर के साथ हम चर्चा करते हैं, लोग 10 रुपये के शेयर में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, 100 रुपये के शेयर में निवेश करना नहीं पसंद करेंगे। 10 रुपये का शेयर अगर 5 रुपये गिरता है तो भी वो 50% लॉस होता है। दोस्तों, हम जब वीडियो भी डालते हैं, अगर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है कि 10 रुपये का शेयर, तो वहाँ पे ज़्यादा व्यू आते हैं, और अगर हम लिखते हैं 100 रुपये का शेयर तो वहाँ पे कम व्यू आएंगे। तो यहाँ पे भी लोग इवन शेयर परचेस में भी मेंटल अकाउंटिंग बायस से, अगर आप देखें, पीड़ित है कि आप 100 रुपये का शेयर और 10 रुपये के शेयर को अलग अलग देख रहे हैं। यहाँ पे अंडरलाइंग बिजनेस को हमें देखना है, ना कि हमें उस शेयर के एसोसिएट शेयर के प्राइस को। दोस्तों, जब आप निवेश करते हैं तो आप निवेश अपना पैसा कर रहे हैं। अगर आपको 50,000 रुपये लगाने हैं तो 50,000 रुपये पे रिटर्न मिलने वाला है, ना कि आपको 10 रुपये के शेयर पे
या 100 रुपये के शेयर पे। ये अगर आप समझ गए तो शेयर मार्केट में आपके लिए बेहतर रहेगा। और आखिरी में दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन बुक है बिहेवियर फाइनेंस को समझने के लिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। नोबेल प्राइज विनर डेनियल कैमेरन ने ये बुक लिखी है। हमने पहले भी हमारे चैनल पे इस बुक को रिकमेंड किया है। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में भले काम कर रहे हैं, बट ज़्यादातर आपके जो डिसीजन है वो बिहेवियर बायस से इम्पैक्टेड है, और बिहेवियर बायस को आपको पहले समझना है, उसके बाद आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है। तो ये जो बुक है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हैं। अगर आप नहीं भी हैं, हमारे जीवन में डेली बेसिस पे हम 35,000 जितने डिसीजन लेते हैं, और ये हर डिसीजन में बिहेवियर बायस इम्पैक्ट लाता है। मेंटल अकाउंटिंग, एंकरिंग बायस, शंक कोर्स हो गया, और भी कई सारे बिहेवियर बायस है जो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम वाइसली डिसीजन लेंगे तो हम हमारे लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और उसके लिए पहले ये सारे के सारे बायस को समझना ज़रूरी है, और कैसे उनको ओवरकम करना है धीरे धीरे, उसको भी हमें प्रोसेस के माध्यम से डेवलप करना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप चाहें तो ये बुक परचेज कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, वहाँ पे जाके आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था मेंटल अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हुआ हो, कुछ सीखने को मिला है, तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक आके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।